क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है, 0 से L इसकी डोमेन है, ठीक। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने बना दिया, ठीक। साइन का कर्व है, बना दिया मैंने 0 to L, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे कमिंग parallel to x-axis goes parallel to y-axis after reflection। मतलब इस सरफेस पे एक इंसिडेंट रे आती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद और पैरेलल टू एक्स एक्सिस आती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू वाई एक्सिस चली जाती है, ठीक है। आपको बताने कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हिट करे, ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट where ray should be incident। ये कहा, क्लियर है, करें इसे, ठीक है। अब जरा देखो भाई, सपोज इंसिडेंट रे मैंने ये लिया और रिफ्लेक्टेड फिर उसके बाद ये हो गया, कोई दिक्कत है इसमें? एक ये हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी दूसरा केस हो बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अब आप एक चीज देखो यार, अगर मैं इस जगह पे टेंजेंट बनाता हूं, सपोज दिस इज टेंजेंट, ठीक है, और फिर मैंने ये बनाया इसका नॉर्मल, अब जरा देखो एक मिनट, मेरी बात ध्यान सुनना। रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक चीज और पता है हमें, दिस इज एंगल I एंड दिस इज एंगल R, बोथ आर इक्वल। I is equal to R and I plus R is equal to 90 डिग्री, तो I is equal to 45 डिग्री। मानते हो या नहीं मानते हो? I is 45 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज और बेटा, अगर ये 45 है, ठीक है, इतनी बात, तो ये नॉर्मल है और ये टेंजेंट है, तो ये भी क्या होगा, 45 ही होगा। होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। और ये 45 होगा, ठीक है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। मतलब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे हिट कर रही है उस जगह पे टेंजेंट 45 डिग्री एंगल बना रहा है कर्व के, ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
बस अब इस चीज को लेकर के हम सवाल को सॉल्व कर देंगे। अब जरा देखो आप, 1 मिनट, अब जरा देखो, स्लोप ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट is tan 45, that is m is equal to tan 45, that is 1 is equal to dy upon dx। मानते हो या नहीं मानते हो? टेंजेंट इज dy by dx, यस और नो? तो dy by dx की वैल्यू इस जगह पर क्या हो गई? 1 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब dy by dx निकाल लेते हैं। dy by dx क्या आएगा बेटा? 2 cos पाई x अपॉन l इज इक्वल टू 1। मैंने dy by dx निकाल दिया सीधे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है भाई। l बाय पाई से पाई बाय l कट जाएगा जो बाहर आएगा, ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, cos पाई x अपॉन l इज 1/2, तो पाई x अपॉन l इज पाई बाय 3, तो x इज इक्वल टू l/3। x कोऑर्डिनेट आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई x कोऑर्डिनेट। अब x कोऑर्डिनेट आ गया तो ये वैल्यू x की मैं यहां डाल दूं तो आई विल गेट व्हाट? y कोऑर्डिनेट। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ठीक है, y कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा जरा देखो, y x की वैल्यू l/3 डालो तो कितना आ गया? y विल बी l√3/पाई। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? अब इसका दूसरा आंसर आप खुद निकाल लोगे, मैं बताता हूं कैसे। आपके पास ये इंसिडेंट आया अगेन और ये ऐसे चला गया। अब ये जो टेंजेंट बना ये 135 डिग्री एंगल बनाएगा, तो dy by dx को आप क्या लिख लोगे? -1 लिख लोगे, तो x की वैल्यू 2l/3 आ जाएगी, y की सेम वैल्यू आएगी, ठीक है, इतनी बात। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को डाउट हो तो बता दो भाई, किसी को डाउट हो तो बोल दो यार, हो जाएगा क्वेश्चन। सेकंड पार्ट कोई नहीं था, पार्ट यही था कि कौन से दो कोऑर्डिनेट से जहां पर इंसिडेंट रे आए और पैरेलल टू वाई एक्सिस चली जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और पैरेलल टू वाई एक्सिस चली जाए, तो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, वो इधर से भी आ रहा है और एक इधर से भी आ रहा है, ठीक है, इतनी बात, दोनों निकाल दी मैंने। अब हम बात करते हैं, लिखो स्फेरिकल मिरर्स। मतलब ये मैंने इसलिए कराया वाला सवाल ताकि आपको ये आइडिया रहे कि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसी भी टाइप के मिरर के लिए वैलिड है, ठीक है, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो कर्व्ड हो, ठीक। अब आप लिखो स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, अब स्फेरिकल मिरर की कहानी क्या है देखो, 1 मिनट। हमारे पास ये एक हॉलो स्फेयर है, ठीक है। मैंने इसके आउटर साइड को ओपेक कर दिया, और ये इनर साइड कैसा है? रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ, इस स्फीयर का सेंटर ये सी, ये फिक्स है या नहीं है? कोई भी स्फीयर होगा तो उसका सेंटर तो फिक्स ही होगा, ठीक है। दिस सेंटर ओवर हियर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका रेडियस भी फिक्स है, कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मैंने क्या करा, इस स्फीयर को ऐसे करके काट दिया,
किसी भी कॉर्ड के अलाउ, ठीक है, या कॉर्ड वाले प्लेन के अलाउ अगर मैं ऐसे काटूंगा तो मुझे एक बात बताओ, एक हिस्सा ऐसा मिलेगा और दूसरा हिस्सा भी ऐसा मिलेगा, यस और नो, हाँ या ना, ऐसे मिलने वाले हैं। मतलब ये कर्व नहीं है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, एक ऐसे करके कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब इनमें से कोई भी एक हिस्सा आप उठा लो, कोई भी एक हिस्सा, मैंने मान लो ये वाला उठा लिया, बोर्ड पे तो ऐसे ही दिखेगा, ऐसा उठा लिया, ठीक है, इतनी बात, बाउल टाइप निकलेगा, ठीक है, सही कह रहा है। ये मैंने ये हिस्सा उठा लिया, ये इस पार्ट का क्या है, सेंटर, विच इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पार्ट का सेंटर जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा, ये इस पार्ट का, या रेडियस तो फिक्स ही होगा क्योंकि स्फेयर है, तो हर पॉइंट का डिस्टेंस ऑन द दिस मिरर विल बी व्हाट, सेम फ्रॉम द सेंटर, कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इतनी बात। इस टाइप के मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग और कनकेव मिरर, कन्वर्जिंग कहते हैं या कनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब दूसरा, अगर मैं अंदर की साइड को ओपेक करता, अगेन सेंटर तो फिक्स ही है, हाँ या ना, और ये रेडियस भी क्या है इसका, फिक्स है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई दिक्कत है इसमें, इनमें कोई अंतर नहीं आने वाला। अब मैंने क्या करा, ऐसे करके, ये बाहर वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसे करके इतना हिस्सा मैंने काट लिया इसका, तो दो हिस्से मिल गए मेरे पास, एक ऐसा मिल गया, हाँ या ना, और एक ऐसे बड़ा सा मिलेगा थोड़ा सा, यही होगा। अगर मिड से काटोगे तो बराबर बराबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो अब जरा देखो एक मिनट, तो हमारे पास मैंने इसका एक पार्ट पकड़ लिया, सपोज ये वाला, इसका ये रहा सेंटर और ये इसका रेडियस, दोनों चीजें फिक्स हैं, सेंटर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड इस टाइप के मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग और कन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग या कन्वेक्स मिरर, कोई दिक्कत है इसमें, ये चीज हमने 9th क्लास में ही पढ़ी हुई है, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। अब हम बात करें आगे, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, हाँ, मैंने ऐसा कोई स्फेरिकल मिरर ले लिया, कोई भी, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग मेरी मर्जी है, अब एक बात बताओ, इसका सेंटर यहां पर फिक्स होगा और ये इसका रेडियस, ये दोनों चीजें मुझे पता है। अब अगर मैं सेंटर से एक लाइन निकालूं और वो लाइन इस मिरर के बिल्कुल सिमेट्रिकल है, सेंटर से लाइन और उस मिरर का बिल्कुल सिमेट्रिकल पॉइंट, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल मिड में जहां पर भी आएगा, तो ये मैंने एक लाइन ली, लाइन सिमेट्रिकल टू
मिरर, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट पे मिरर को काटता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इसमें? ठीक। अब एक और चीज बेटा, एक ऐसा प्लेन जो इस मिरर को दो बराबर हिस्सों में काट दे, दो बराबर हिस्सों में काट दे, और उस प्लेन पे प्रिंसिपल एक्सिस भी हो, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन। मतलब ऐसे, ये वाला प्लेन बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में काटेगा। ठीक है, तो प्लेन कटिंग मिरर into two equal halves and principal axis on that plane is called principal plane। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई इशू है? ठीक है, अब दूसरी चीज बेटा, अब आप एक चीज देखो, ये कुछ ऐसा बना था, है ना? मतलब अगर हम ध्यान से देखें, एक सर्कुलर एरिया सा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये बाउल है, बाउल के सामने एक सर्कुलर से लिड बन रही कि नहीं बन रही? ठीक, इतनी बात। तो ये जो सर्कुलर एरिया बन रहा है, this area is aperture area of mirror, aperture area of mirror। ठीक है, इतनी बात। दूसरी चीज, अगर मैं ऐसे करके एक इस एरिया का डायमीटर लूं, दिस इज एक्स डैश, तो एक्स डैश क्या होगा? अपर्चर का डायमीटर, एंड हाफ ऑफ एक्स डैश विल बी व्हाट? अपर्चर रेडियस। अरे हाँ या ना? तो एक्स डैश अपर्चर डायमीटर। सेम बातें कन्वेक्स मिरर के लिए भी होंगी। ठीक है, दिस इज अपर्चर डायमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इतनी बातें बतानी थी मुझे, आगे बात करते हैं। अब जरा देखो, पोल हमने डिफाइन कर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने डिफाइन कर लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब एक चीज और, अगर हमारे पास ये कोई स्फेरिकल मिरर है, एंड दिस इज सेंटर। ठीक है, मान लो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो वैलिड ही होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले हम नॉर्मल बनाए इस जगह पे, तो नॉर्मल बनाते हैं। दिस वुड बी द नॉर्मल।
ये किसी भी स्फेयर का नॉर्मल क्या होता है, रेडियस ही होता है और तो कुछ नहीं होता है। दिस वुड बी द नॉर्मल। अब अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे बनाऊं तो ये एंगल आई, तो उतने एंगल पे यहां पर रिफ्लेक्टेड रे भी आएगा। हाँ या ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसे ही होगा कुछ कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होना है। अब आप एक काम करो, सेम मिरर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इंसिडेंट रे ऐसे आया, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आया, ठीक। अब जरा देखो, ये आपने नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल बन गया कि नहीं बन गया। अब जरा रिफ्लेक्टेड रे देखो, दिस इज इंसिडेंट, सेम एंगल पे आएगा कि नहीं आएगा, ये सुनो, अरे सेम एंगल पे आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं यहां देखूं तो दिस एंगल इज आई, तो दिस एंगल इज ऑल्सो व्हाट, आई। देखो जरा, मैंने डायग्राम थोड़ा बड़ा बना दिया, हाँ या ना, दोनों में आई दिख रहा है आपको एंगल, जो ऊपर वाले में आपको आई दिख रहा है, इसमें दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लार्ज एंड फाइनाइट, हाँ या ना। और जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है आपको, ठीक है, इतनी बात। छोटा है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ठीक है, इतनी बात। ऐसा ही कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, इतनी बात। तो जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा तो हम उन रेज को कहेंगे मार्जिनल रेज, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा तो उनको हम क्या कहेंगे, पेरेक्शियल रेज, ठीक है, इतनी बात। तो सच इंसिडेंट रेज आर कॉल्ड एज व्हाट, मार्जिनल रेज, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़े आएंगे, एंड दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, पेरेक्शियल रेज। हम ये भी कह सकते हैं इसको नियर नॉर्मल इंसिडेंस है, इस वाले केस में हम क्या कह सकते हैं, नियर नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। हम बना लिया सबने। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो आपने 9th-10th में ऑप्टिक्स पढ़ी है वो आपने इसके लिए पढ़ी है, पेरेक्शियल के लिए, मार्जिनल के लिए आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, इतनी बात। जो भी आपने फॉर्मूले बनाए हुए हैं, जितने फॉर्मूले आप जानते हो, चाहे मिरर का जानते हो, चाहे लेंस का जानते हो, जो भी आप जानते हो, दैट इज ओनली फॉर व्हाट, पेरेक्शियल रेज, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंसेस क्या होंगे, छोटे होंगे। बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए वो फॉर्मूले वैलिड नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाए आगे। अब सबसे पहले हम आते हैं फोकल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, फोकल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर।
चलो कोई फोकल पॉइंट डिफाइन करेगा, जो आपको अब पता हो वो बता दो मुझे। स्फेरिकल मिरर का फोकल पॉइंट का डेफिनेशन। चलो लिखो भाई, लिखो। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मैं स्फेरिकल मिरर के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है, अभी क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, देन position of image on principal axis after reflection from spherical mirror, then position of image on principal axis after reflection from spherical mirror is position of focal point, is position of focal point। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, ठीक है, इतनी बात, तो उसकी इमेज जिस पॉइंट पे बनती है प्रिंसिपल एक्सिस पे रिफ्लेक्शन के बाद, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? फोकल पॉइंट कहलाता है। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड सी और पी के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सबको पता है। क्लियर है? अब एक बात, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई? कैसा अपीयर करेगा मिरर को? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अरे कैसा दिखाई पड़ेगा? पॉइंट ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट सोर्स से रेज आ रही हैं, तो मिरर के ऊपर कैसे पड़ेंगी? पैरेलल पड़ेंगी। ऑब्वियस सी बात है, कैसे पड़ेंगी? पैरेलल पड़ेंगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया हुआ इमेज बनाने के लिए दो इंसिडेंट रेज चाहिए होती है मिनिमम। ठीक है, एक आप ले लो नॉर्मल इंसिडेंस वाली, और एक कोई भी ले लो, ऐसे ही पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है, इतनी बात। तो एक इंसिडेंट रे मैंने ये ले ली, तो एंगल आई क्या हो गया? जीरो हो गया। तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दिस इज रिफ्लेक्टेड, यस और नो? अब दूसरी इंसिडेंट लाइट इसके पैरेलल लेते हैं, ये दोनों पैरेलल ही आएंगी। हम नॉर्मल बना देते हैं। यस और नो? पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दिस पॉइंट इज फोकल पॉइंट, यहां इमेज बन रहा है। ठीक है भाई, अब फोकल पॉइंट पे इमेज बन गया, उसी को हम एफ कह रहे हैं। अब हम आ जाए फोकल लेंथ। ठीक है, इतनी बात। फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट is focal length, denoted by small f।
ठीक है, क्लियर है भाई। तो अब जरा देखो, हमारे पास ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ये निकालना है कि नहीं निकालना, जल्दी बताओ। हाँ या ना, फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। दिस इज रेडियस, डॉटेड लाइन रेडियस है, और ये कितना है, r माइनस एफ, सी से एफ। मानते हो या नहीं मानते हो? अरे सी से एफ, आर माइनस एफ होगा कि नहीं होगा? ठीक है, एक मिनट में, ठीक है, जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेट करो, आपको पता चल जाएगा क्या आ रहा है। मैथ्स वालों को तो कैलकुलेट करना आना चाहिए। देखो मैं बता देता हूं, आप एक चीज देखो बेटा, ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल भी आई होगा, होगा आई कि नहीं होगा? अगर ये एंगल आई होगा तो ये भी आर माइनस एफ हुआ, ये वाली लेंथ, क्योंकि ये ट्राइंगल, अब ट्राइंगल दूसरे कलर से बना देता हूं। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इस वर्टेक्स से, तो दिस इज r/2। हाँ या ना, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बेस वाले को वो दो आधे बराबर हिस्सों में निपटाता है, ठीक है। अब अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, ये छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, तो cos i इज r/2 अपॉन r माइनस एफ। हाँ या ना, ठीक है। तो अब f अलग कर लेते हैं, बाकी सब अलग कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारे पास। f इज इक्वल टू दिस इज व्हाट, फोकल लेंथ, ठीक है। तो r माइनस r/2 सेक आई कर लो, देखो यही आएगा, ठीक है। अब खेल गया हमारे पास, इसका मतलब फोकल लेंथ जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि r/2 के बराबर होती है, वो बात हमेशा वैलिड नहीं है, ठीक है। वो किसी एक पर्टिकुलर केस में वैलिड है, हमेशा r/2 नहीं आएगा, ठीक है भाई, डन। अब देखो जरा, इसका मतलब फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करता है? फोकल लेंथ f डिपेंड्स ऑन r, एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इतनी बात, फोकल लेंथ जीरो भी हो सकता है, अगर आई की वैल्यू में 60 डिग्री कर दूं तो कहां पर ये वाली रे यहां हिट करेगी, ठीक है। इतनी बात, मतलब ये मत सोचना कि जीरो नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, ठीक है। अब इतनी बात हो गई। दूसरी चीज बेटा, एक और चीज देखो, इफ आई टेंडिंग टू जीरो, दैट इज पेरेक्शियल रेज, तो एफ तब टेंड करता है किसको, r/2 को, तब किसको टेंड करेगा, r/2 को। तो जो आपने f इज इक्वल टू r/2 पढ़ा है, दैट इज ओनली फॉर पेरेक्शियल रेज, ठीक है। इतनी बात, रेडियस चेंज कर ही नहीं सकते आप कभी भी, ये सीधी सी बात है। स्फीयर तो किसी चीज का बना था ना, वो तो कहीं से उठाया था आपने बना करके, तो आर तो फिक्स है, या हम अगर आर भी बदल सकते हैं तो आर पे भी डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। अब इतनी बात हो गई। अब यहीं पर एक चीज और करते हैं, ऐसा प्लेन जो फोकल पॉइंट से पास करेगा, ऐसा प्लेन जो फोकल पॉइंट से पास करेगा और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल प्लेन होगा, दैट प्लेन इज कॉल्ड एज फोकल प्लेन। मतलब ये प्रिंसिपल प्लेन है, तो
एक प्लेन ऐसा ले लिया मैंने नॉर्मल, ठीक है। तो पहले ये लिख लिया सबने, ये लिख लिया। तो फोकल प्लेन की बात करें, ठीक है। लिखो जरा फोकल प्लेन, फोकल प्लेन लिखो, फोकल प्लेन लिखो, प्लेन नॉर्मल टू प्रिंसिपल प्लेन, प्लेन नॉर्मल टू प्रिंसिपल प्लेन passing through focal point, passing through focal point is called focal plane, is called focal plane। ठीक है भाई, इतनी बात हो गई, कोई इशू है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक और चीज, प्लेन नॉर्मल टू प्रिंसिपल प्लेन पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकल प्लेन। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। अगर मैं सिर्फ पैरेक्शियल रेज कंसिडर करूं, अगर मैं सिर्फ पैरेक्शियल रेज कंसिडर करता तो फोकल पॉइंट हमारा कहां होता? r/2 पे, मिड पॉइंट बिटवीन C एंड P, हाँ या ना? और अगर मैं मार्जिनल कंसिडर करूंगा तो कहीं भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब कहानी क्या है देखो, ओनली पैरेक्शियल रेज, मैं किसको कंसिडर कर रहा हूं? सिर्फ पैरेक्शियल रेज को, ठीक है, ध्यान रखना। सिर्फ किसको कंसिडर कर रहे हैं? पैरेक्शियल रेज को। ये C है, ये P और ये F। अब मैं कहूंगा ही कहूंगा, हाँ या ना? अब अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल आती हैं, अब भले ही मैं डायग्राम बड़ा बना रहा हूं, लेकिन ये मानना है कि कैसी हैं? छोटे एंगल वाली हैं, ठीक है। अपने आप के ऊपर लिखा हुआ है ये पैरेलल रे, यार ये नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी आ सकती है। तो ये सारी पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएंगी? फोकल पॉइंट से। यस और नो? अरे यस और नो, क्योंकि पैरेक्शियल है। और फोकल पॉइंट कितनी दूरी पे है? r/2 पे, ठीक है। एक और काम करते हैं, ये रेज कैसी हैं? ये रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे ही होता, ठीक है, लेकिन पैरेलल रेज, गगनदीप कह रहा है यहां आई जीरो नहीं है। मैंने बात बोल दी थी ना कि मानना पड़ेगा आई छोटा है। अब मैं डायग्राम में कैसे बनाऊं? ले ये बना दूं भाई, फिर मेरी दूसरी रे उसी में घुस जाएगी, मैं कैसे डिफरेंशिएट कर पाऊंगा? ठीक है। अब क्या कहानी है, ये रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी। अब एक और केस देखो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रेज तो पैरेलल आएंगी, लेकिन कोई जरूरी है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए? ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, इतनी बात। तो ओनली पैरेक्शियल रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, ठीक है, नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब वो वाला केस लेते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। ये हमारे पास C, ये P और ये हमारे पास F बिल्कुल मिड में, ठीक है। अब आने दो इंसिडेंट रेज।
अगेन पैरेलल आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब जरा देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया भाई। यही नॉर्मल है या नहीं? प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल और नॉट? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? नॉर्मल है। अब इतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होगी रे, और किसी एंगल पे तो हो नहीं सकती। ठीक है, अब जरा देखो, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, यहां इंटरसेक्ट हुआ है, यहां इंटरसेक्ट हुआ, तो यहां पर क्या बन गया? इमेज बन गया। हाँ, ये एंगल अभी भी क्या है? आई है। ठीक है, अब जरा देखो, एक मिनट, अब आप एक चीज देखो, जो इमेज बनेगी यहां पर, आई formed on focal plane, आई किस पे बनेगा? फोकल प्लेन पे बनेगा भाई। ठीक है, इतनी बात, फोकल प्लेन पे बनेगा। बस इशू क्या, थोड़ा सा फोकस के क्या बन रहा है? नीचे बन रहा है। अगर मैं पैरेक्शियल कंसिडर कर रहा हूं, अगर मार्जिनल कंसिडर करूंगा तो कोई दूसरा फोकल प्लेन हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त फोकल पॉइंट भी क्या कर जाएगा? बदल जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? ये वाला फोकल प्लेन नहीं रहेगा, फिर फोकल प्लेन ही बदल जाएगा। अब आप देखो जरा, तो जो इमेज का साइज हो गया, ये हो गया, या इमेज थोड़ा सा नीचे बना, पॉइंट साइज ही बन रहा है लेकिन नीचे बन रहा है। कितना नीचे बन रहा है? अगर मैं इसको डी कहता हूं, कितना कहता हूं? डी। ठीक है, इतनी बात, क्योंकि बहुत छोटा एंगल था आई, तो ये वाला आई भी बहुत छोटा होगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, tan आई इज इक्वल टू डी अपॉन एफ। कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? हाँ या ना? तो d इज इक्वल टू एफ tan आई, या इक्वल टू एफ इंटू आई। tan आई इज इक्वल टू आई, क्योंकि एंगल क्या है? बहुत छोटा है। बस आई को रेडियन में रखना पड़ेगा, डिग्री में नहीं रख सकते। क्लियर है? एक्चुअल में ये काम आता है सन का साइज मेजर करने के लिए, कि सन का डायमीटर क्या होगा। हम किसी मिरर में उसकी क्या देखेंगे? इमेज देखेंगे। ये हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेंगे कि ये रहा, तो अब फिर हमें क्या मिल जाएगा? उसका डायमीटर मिल जाएगा, जो भी, या इमेज का डायमीटर निकालने के लिए जैसा भी है। ठीक है, इतनी बात वो आपको क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। नोट करो इसे। तो अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं तो r/2 पे कन्वर्ज करेंगी, मतलब r/2 पे इमेज बनेगी फोकल पॉइंट पे। और अगर पैरेलल आती हैं लेकिन नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकल प्लेन पे बनेगा। और कहां बनेगा फोकल प्लेन पे? वो आपको दिख रहा है। बढ़े आगे। अब हम बात करेंगे पहले साइन कन्वेंशन की। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, जब भी आपके पास, मान लो ये कोई मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और ये मैंने पोल के, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर बना लिया ऐसे। ठीक है, कोई भी चीज पोल के राइट साइड है और गिवन है, मतलब गिवन होना जरूरी है। अगर गिवन नहीं है तो आप उसको साइन नहीं दोगे।
अगर आपको निकालना है इमेज का डिस्टेंस, तो इमेज के डिस्टेंस में इमेज नहीं बतानी है कहीं पर, तो अगर बतानी है तो इमेज के साइन को आप नहीं लोगे, ये तो हमें बताना था, वो अपने आप साइन लेके आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट गिवन है आपको, अगर ऑब्जेक्ट आपको रियल गिवन है, उसने बोल दिया रियल ऑब्जेक्ट, तो वो तो इधर रहा होगा, क्योंकि डाइवर्जिंग रेस पढ़नी चाहिए इस पे। तो अब पोल के इधर है ये, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलता है तो वो इधर रहा होगा। अब मुझे ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है, इतनी बात। जो चीज गिवन है सिर्फ उसी को आप साइन दोगे और किसी चीज को आप साइन नहीं दोगे, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, पोल के राइट साइड में कुछ भी गिवन वैल्यू होगी तो दैट शुड बी टेकन एज, ये क्या हो गया, दैट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। लेफ्ट साइड में कुछ भी गिवन है दैट शुड बी टेकन एज नेगेटिव, ऊपर कुछ भी गिवन है दैट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। सिंपल सी कहानी है। अगर मैं इसी में, अब जरा देखो इसका फोकल पॉइंट किधर होगा, जल्दी बताओ मुझे, लेफ्ट में होगा, तो फोकस को आपने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है, इतनी बात। फोकस को क्या लेना आपने, नेगेटिव। अगर मैं इसी मिरर को ऐसा बना दूं, देखो एक मिनट, वो आप जब सवाल कर रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई फिक्स नहीं करना है कभी भी, ठीक है, इतनी बात। अगर मैं ऐसा बना देता हूं, अब जरा मजेदार बात देखो, अब इधर सारी चीजें पॉजिटिव, आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। अगर आप इधर नेगेटिव लोगे तो इधर पॉजिटिव करना पड़ेगा आपको, कन्वेंशन आपके हाथ में है, ठीक है। लेकिन हमेशा मैं यही यूज करूंगा, पोल के इधर सारी चीजें पॉजिटिव, इधर कैसा, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अब जरा बताना फोकल पॉइंट कैसा है, फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है, पॉजिटिव है, क्लियर इतनी बात, ये कहानी आ जाएगी, ठीक है। अब बना लो वही से, तो आपने सवाल में कैसे बनाया डायग्राम उस पर भी मैटर करता है, कोई फिक्स नहीं है कि जिसके लिए, अब किसी ने कनकेव मिरर का सवाल ऐसे करा तो और ऑब्जेक्ट इधर है तो यू नेगेटिव है, लेकिन अगर मैं ऐसे बना रहा हूं तो ऑब्जेक्ट इधर होगा तो यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अरे क्लियर है। और एक बात का ध्यान रखना, जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक मैं पेरेक्शियल कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, इतनी बात। मैं मार्जिनल कंसिडर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जब मुझे बोलना होगा या सवाल में दिखेगा कि जो एक इंसिडेंट रे है वो काफी दूरी पे है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो अपने आप तब आपने उसको क्या कंसिडर करना है, मार्जिनल कंसिडर करना है, अदरवाइज आप उसको क्या मानोगे, पेरेक्शियल। डाटा गिवन होगा, जैसे एक आधा सवाल है बुकलेट में जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस r/√3 डिस्टेंस पे दे रखी है, प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट वाली रे r√3 डिस्टेंस पे दे रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने आप क्या हो गया, मार्जिनल हो गया, डिस्टेंस बड़ा है, ठीक है। अब आप जरा देखो, लिखो इमेज फॉर्मेशन by spherical mirrors, image formation by spherical mirrors। पहला लिखो for point object, for point object, ये तो सिंपल है, एक इंसिडेंट ये, रिफ्लेक्टेड ये, एक तो यही लोगे आप जिसमें आई क्या हो, 0 हो, अरे हाँ या ना, और एक आपने ये ले लिया, अब ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल आई छोटा, ये देखो छोटा ही बन रहा है, ठीक है। फिर ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड, ये भी एंगल आई, यहां पर हमारा क्या बन रहा है, इमेज। बन गया कि नहीं बन गया, यस और नो। तो हमें दो इंसिडेंट रेस चाहिए, एक हम कौन सा ले लेंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो, और दूसरा हम कैसा ले लेंगे, क्या कहते हैं, किसी एंगल पे ले लेंगे, ठीक है, अपने आप आ जाएगा। अब लिखो जरा, इमेज फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था अगर ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड होता है तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, बताया था। तो हर पॉइंट की मैं इमेज बनाऊंगा, ठीक है, इतनी बात। और उन हर पॉइंट की इमेज को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फाइनल इमेज मिल जाएगा। ऐसे करा था हमने, यही कैमरा भी करता है भाई,
वो आपके किसी भी चीज ऑब्जेक्ट को इनफाइनिट मैनी पॉइंट्स में तोड़ता है, जैसे हम पिक्सल कहते हैं जिसे, ठीक है, जितने ही पॉइंट्स हम कहते हैं ना, इतना मेगापिक्सल, इतना मेगापिक्सल, वो सिर्फ पॉइंट्स के लिए होता है, उससे रेजोल्यूशन बढ़ता है, उससे फोटो साफ नहीं आती है, ठीक है। तो मेगापिक्सल से कैमरा नहीं कभी सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे कह रहे हैं ना सैमसंग वाले, कितना 200-250 मेगापिक्सल का कैमरा भी ऐसे कुछ कह रहे हो। हाँ आया उनका, पता नहीं कौन सा एक बड़ा सा बता रहे हैं, चलो देखते हैं। अब सुनो भाई, तो अब जरा ध्यान से देखो, ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट बोला मैंने, ट्रांसवर्स का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर, लिख लो, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ट्रांसवर्स वर्ड का मतलब है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। क्लियर? सपोज दिस इज सी, दिस इज पी, मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट, हाँ या ना, बहुत सारे पॉइंट हो गए। एक बात बताओ, ये मैंने ऑब्जेक्ट बड़ा बनाया जानबूझ के, अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट से पैरेलल रे भेजता हूं एक, तो इसका फोकल पॉइंट ये हो गया, और इस वाले रे से भेजता हूं इस वाले पॉइंट से, तो इसका फोकल पॉइंट ये हो गया। अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ या ना? तो इस केस में जो इमेज बनती है, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, दूसरी जो रे भेजूंगा वो मैंने इस वाले पॉइंट से ऐसे सी से भेजी, तो इस पॉइंट की इमेज तो ये बन रही है, बन रही कि नहीं बन रही है, और इससे सी पे भेजी, इस पॉइंट की इमेज यहां बन रही है, यहां बन रही कि नहीं बन रही है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इनको ट्रेस करूं तो कुछ टेढ़ा सा नहीं दिख रहा है, और भी पॉइंट्स को ट्रेस करूंगा टेढ़ा सा इमेज आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, इतनी बात। तो अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है साइज में, तो उसकी इमेज ट्रांसवर्स नहीं आएगी, वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। आप एक काम करना, जो गाड़ी में मिरर लगा होता है बाइक वगैरह में, उसमें जाके अपना चेहरा देखना, अगर आप पास से देखोगे तो टेढ़ा सा हो जाएगा, दूर से देखोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सेम यहां पर है कि अगर ऑब्जेक्ट बड़ा साइज का हो गया तो इमेज हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर्स नहीं बन पाएगी, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो, क्योंकि फोकल पॉइंट सबके क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो लिखो, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑफ लार्ज साइज, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑफ लार्ज साइज, लार्ज या फाइनाइट भी लिख सकते हैं, छोटा होना जरूरी है ना, ठीक। इफ ऑब्जेक्ट इज ऑफ लार्ज साइज, दैट इज फाइनाइट साइज, देन image will not be transverse to principal axis, then image will not be transverse to the principal axis। क्लियर है भाई? इमेज तब ट्रांसवर्स प्रिंसिपल एक्सिस के नहीं होगी, ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? अब क्या कहानी है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट छोटा होता, इतना सा ही होता, देखो इतना सा, तो मोर और लेस फोकल पॉइंट सबके क्या होते, सेम होते, तो इमेज भी क्या हो जाती, ट्रांसफर्स हो जाती। तो लिखो जरा, लिखो, इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, then image would be transverse to principal axis, then image would be transverse to the principal axis। कल बात करेंगे इस पे, ठीक है, आज नहीं, आज मुझे कहीं जाना है जल्दी, ठीक है भाई। तो अभी स्फेरिकल मिरर नहीं करोगे, प्लेन मिरर करोगे, ठीक है, तो अब देखते हैं।